बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी और ख़ास साहब एक बार फिर इदारों पर चढ़ाई कर रहे हैं। कल उन्होंने टेक्सला में जलसा करते हुए कौमी इदारों पर चढ़ाई की और बग़ैर नाम लिए एक बार फिर फ़ौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद गमो गुस्से की लहर भी दौड़ी है और GHQ तक टलियाँ खड़क रही हैं। मामला क्या है आपको बताएंगे कि खास साहब क्या चाहते हैं। एक तरफ वो जलसे में ये कहते हैं कि मुझे गिरफ़्तार करना है तो कर ले, 3 दफ़ा पुलिस मेरे घर भेजी गई तो मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है हुकूमत, तो गिरफ़्तार कर ले, पुलिस को बार बार मेरे घर क्यों भेजा जा रहा है। और फिर उसी जलसे में खास साहब कहते हैं किसी में हिम्मत है तो मुझे गिरफ़्तार करके दिखाओ। और उसी जलसे में खास साहब ये कहते हैं कि अगर आप कहेंगे कि मैं न्यूट्रल हूँ तो न्यूट्रल को कौम कभी माफ़ नहीं करती। और एक बार फिर उन्होंने फ़ौज के जवानों को, फ़ौज के अफसरान को चौकीदार कहकर बुलाया है और ये कहा कि चौकीदार का काम जो है मुल्क की हिफाजत होता है। उन चौकीदारों ने मुल्क पर चोरों को मुसल्लत कर दिया। तो पाक फ़ौज के अफसरान और जवान क्या चौकीदार हैं? क्या पाक फ़ौज के जर्नैल कर्नैल चौकीदार हैं या इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं? इसके अलावा तौहीन अदालत केस की समाअत आज इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में हो रही है और ख़ास साहब ने इस हवाले से एक बयान खल्फी जमा करा रखा है और उस बयान खल्फी में उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन ये माफ़ी उन्होंने गैर मशरूत तौर पर नहीं मांगी। तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था, लेकिन ख़ास साहब ने एक बार फिर अपने जवाब में ये तोजी इख्तियार की है कि अगर जज साहब की दिलदारी हुई है, यानी जस्टिस मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अगर दिलदारी हुई तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। और वो उनकी अदालत में भी चले गए थे उस वक्त जब जस्टिस ज़ेबा चौधरी अपनी अदालत में मौजूद नहीं थी, तो ख़ास सब खाली कुर्सियों से माफ़ी मांग कर आ गए। तो इस बात को जानते हुए कि जज साहब छुट्टी पर है, अदालत में जाकर माफ़ी मांगने का उनका ड्रामा भी बेनकाब हो चुका है। तो क्या अदालत उन्हें माफ़ कर देगी? उनका जो माफ़ीनामा है वो एक्सेप्ट कर लेगी, या फिर इसके लिए ज़रूरी है कि जिसकी तौहीन हुई है वो जज भी उन्हें बाकायदा माफ़ कर दे? अगर अदालत ने खास साहब की ये वाली दरख्वास्त मंजूर ना की जो उन्होंने जवाब जमा कराया, तो फिर उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है। लेकिन इसका कितना इम्कान है, क्योंकि खास साहब कहते हैं जी कि इस जवाब से अगर तसल्ली ना हुई तो वो कुछ भी करने को तैयार है। तो खास साहब ने माफ़ी मांगने का यानी तहैया किया हुआ है। अगर अदालत उन्हें गैर मशरूत माफ़ी दे दे तो सत्ता खैरा, अगर नहीं तो फिर पैरी पैना, तो वो तो कर लेंगे खास साहब, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वैसे भी उनके हवाले से तासुर ये जा रहा है कि वो इस वक्त बनी गाला की एक ब्रांच बनी हुई है और इतवार के रोज़ भी खास साहब को सिर्फ 45 मिनट में एक मुकदमे में अबूरी ज़मानत दी गई और वो भी उनके पेश हुए बगैर। और ये कहा गया जी खास साहब के घर को पुलिस ने घेरा हुआ है और वो बाहर नहीं निकल सकते। और खास साहब जो है वो मुल्क भर में जलसे करते फिरते हैं। और साइफ़र के हवाले से भी बात करेंगे कि साइफ़र के हवाले से वो साइफ़र है, ख़त है या वो क्या है। इस पर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी हमारा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया है कि साइफ़र आया था। इससे पहले ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि साइफ़र कोई है ही नहीं। और क्या वो साइफ़र की बात दुरुस्त है? साइफ़र का वजूद है या नहीं है, या वो ख़त था या वो साइफ़र था? लेकिन इसके साथ साथ कुछ और ख़बरें, डोमेस्टिक ख़बरें भी हैं, जिनमें एक ख़बर है कि रेलवे ने किरायों में कई गुना इजाफा कर दिया है और रेल का सफ़र इंतहाई महंगा हो गया है। लाहौर से कराची तक का जो किराया है स्लीपर का वो 11,000 और AC बिज़नेस का किराया 8,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि इकॉनमी क्लास का किराया 3,000 रुपये कर दिया गया है। और ये इंतहाई महंगा किराया है। ये खैबर मेल का किराया है। इसके अलावा कराक्रम का किराया भी बढ़ा दिया गया है और कराक्रम का भी AC का जो किराया है वो 9,000 रुपये है और इकॉनमी क्लास 3,000 रुपये। तो कम से कम जो किराया है वो इकॉनमी का वो 3,000 रुपये कर दिया गया है, जिसमें तमाम ट्रेनें शामिल हैं। कराकोरम एक्सप्रेस, खैबर मेल, कराची एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस। ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं इनका जो कम से कम इकॉनमी का किराया है वो 3,000 रुपये कर दिया है। एक तो नए किरायों का इतलाक़ फौरी तौर पे कर दिया गया है और ये सैलाब के बाद तकरीबन 1 माह के वक्फे के बाद सिंध से या कराची से पंजाब के लिए ट्रेनों की आमदरफ्त शुरू हुई है और उसका अचानक किराया बढ़ा देना आवाम के ऊपर बोझ समझा जा सकता है इन हालात में, जबकि मुल्क में महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है और मईशत जो है वो
काफ़ी ख़राब है और सैलाब की वजह से लोगों की जो बाइंग पावर है या उनकी जो आमदनी है उसमें यकीनी तौर पर कमी वाक़या हुई है। इन हालात में रेल का किराया बढ़ाने का मतलब ये कि कल को फिर बसों वाले भी अपना किराया बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेल का किराया जो सरकारी सतह पे बढ़ता है, जबकि बसों वाले प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो किराया अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते हैं। इसके अलावा खान साहब ने कमाल कर दिया और खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के सारे वसाइल अपने जलसों में लगा दिए हैं। तो अब हालत ये कि खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा हो गया, माली बहरान, शदीद माली बहरान है और तकरीबन सूबाई हुकूमत जो वो डिफ़ॉल्ट कर गई है। हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए पैसे नहीं है। इससे पहले 29 तारीख को मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर दी जाती थी। खैबर पख्तूनख्वा के जो हुकाम है वो ये दावा करते हैं जी कि वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली के मुनाफे के 60 अरब रुपये उन्हें मिलने हैं और उनको अदायगी नहीं की जा रही। जबकि कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ने और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, महमूद खान वज़ीर आला, उन्होंने सूबे के वसाइल जो है वो जलसे जुलूसों और खान साहब की आमदोरफ्त के ऊपर झोंक रखे हैं, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन को अदायगी के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। इसके अलावा पंजाब में एक झगड़ा शुरू हुआ है पीटीआई के साबिक रहनुमा अलीम और पंजाब हुकूमत के दरमियान। परवेज़ इलाही एक तरफ और पंजाब के डिफेक्टिव वज़ीर आला मियाँ असलम इकबाल, और ये दोनों पीटीआई के लोग हैं और अलीम खान साहब पीटीआई छोड़ चुके हैं। तो अब ये पुराने गड़े मुर्दे यानी खोद रहे हैं और एक दूसरे को कब्ज़ा माफिया करार दे रहे हैं। कल मियाँ असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलीम खान पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और उन्हें कब्ज़ा माफिया और हत्ता कि उन्हें यानी ये कहा गया कि वो ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए लोगों को जान से मार देते हैं। ये वो अंदर की लड़ाई शुरू हो गई है और इस लड़ाई में पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व है। पंजाब हुकूमत ने पिछले दिनों अलीम खान की सोसाइटियों के हवाले से कुछ मुकदमा दर्ज किए थे और उनके घरों पर छापे मारकर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर रखा है। तो ये एक लड़ाई जो है पंजाब के अंदर ऐसी शुरू हो गई जिसने तहरीक इंसाफ के अंदर खासी खलबली पैदा कर दी, क्योंकि अलीम खान जो है वो तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन रहे हैं और एक वक्त में वो उस्मान बुज़दार से पहले पंजाब की वज़ारत आला के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार थे। तो उनकी जानिब से कुछ अहम इंकशाफात किए जा रहे हैं और उनके ज़राए ये कहते हैं कि अगले 1-2 रोज़ में अलीम खान साहब जो है वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर पंजाब की हुकूमत के हवाले से कोई अहम ऐलान सामने आ सकता है और पंजाब की हुकूमत को गिराने में वो अहम रोल भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनके राब्ते अभी तक पीटीआई के बहुत से लोगों के साथ हैं। सबसे अहम बात है खान साहब के जलसे के हवाले से। खान साहब ने जो टेक्सला में जलसा किया, ये जलसा उन्होंने उस वक्त किया जब उनके हवाले से एक वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, फिर उसके बाद उनकी बेल हुई और फिर उनके ख़िलाफ़ जो फेडरल कैबिनेट है उसने कानूनी कार्रवाई करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी। तो खान साहब खासे गुस्से में थे और उन्होंने फिर जलसा करने के टेक्सला में तो उन्होंने ये भड़ास निकाली है यानी इदारों के ऊपर। हुकूमत के हवाले से तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो असल गुस्सा उनको था और जो गुस्सा उन्होंने निकाला उन्होंने इदारों के ऊपर। और ख़ास साहब जो है वो वक्फे से कभी वो इदारों के हवाले से अपनी यानी तकरीरों में उनका जिक्र नहीं करते, लेकिन कभी जब उनकी गिरफ्तारी की बात होती है या उनके ऊपर मुकदमात की बात होती है या उनकी नाअहली का मामला आता है तो फिर खास साहब एकदम जो है वो इदारों पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। टेक्सला, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, अब माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, माशत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम
सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। अब मुझे नहीं मालूम कि जो खास सब तकरीर करते हैं उसका पाक फौज के जवानों के मोरल पे क्या असर पड़ता है। वो लोग जो बुलंद तीन पहाड़ों पर, जंगलों में, बेआबानों में और संगलाख छुटानों के दरमियान पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं और अपनी जानों की शहादत देते हैं, उनके दिलों में क्या गुजरती होगी जब उन्हें कोई कहता होगा कि ये चौकीदार है। चौकीदार बाय प्रोफेशन जो है वो यानी इतनी बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे माशरे में चौकीदार जो है वो उस शख्स को समझा जाता है जो बगैर वर्दी के आपके घर की रखवाली के लिए आप रखते हैं। वर्दी में जो भी लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे फ़ौज हो या कोई और हो, वो मुहाफ़िज़ कहलाते हैं और मुहाफ़िज़ों को चौकीदार के दर्जे पे नहीं रखा जा सकता, ना दोनों को एक जैसा समझा जाता है, यानी एप्पल और ऑरेंज मिक्स नहीं किए जा सकते। अभी मेरे मुल्क के जर्नलों को चौकीदार कह के मुखातब कर रहे हैं, तो ये क्या फ़ौज का मोरल डाउन कर रहे हैं? हाँ, सब की फ़ौज के ऊपर जिस तरह का अटैक है उससे तो लगता ही है कि पाक फ़ौज के को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को और फ़ौज के हवाले से जो जो हमारे मुल्क में लोगों के दिलों में फ़ौज के हवाले से बहुत रिस्पेक्ट पाई जाती है, उसको चौकीदार कह के वो डिग्रेड कर रहे हैं और उसको गाली बना के पेश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनको आप वो प्रोफेशन तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप उस प्रोफेशन के हवाले से किसी को मुखातब करें तो उसको तज़हीक समझा जाता है। और जिस तरह नाई, धोबी या मोची या इस तरह के जो प्रोफेशन होते हैं, ये प्रोफेशन है और इनकी इज़्ज़त होती है, ये कास्ट भी हैं, ये ज़ातें भी हैं, लेकिन फिर भी माशरे के अंदर किसी और शख्स को जिसका इस ज़ात से कोई ताल्लुक़ ना हो, इन ज़ातों से कोई ताल्लुक़ ना हो, तो इनसे मुखातब करके अगर कहा बुलाया जाए तो फिर लोग इसका बुरा मनाते हैं और उसको तज़हीक समझा जाता है। तो ख़ास साहब क्या जानबूझ के फ़ौज की तज़हीक कर रहे हैं? हुकूमत ने एक बार फिर ये नहीं तहैया किया हुआ है कि वो ख़ास साहब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेगी, तो ख़ास साहब ने फ़ौज के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया है ताकि फ़ौज को अंडर प्रेशर लाया जा सके और इदारों के ऊपर तनकीद की जा सके। और इससे पहले भी जब खान साहब मीर जाफ़र, मीर सादिक और इस तरह के नारे लगाते थे तो उनको यानी उन्होंने आलमोस्ट इदारों को अपने प्रेशर में ले रखा था और इसी प्रेशर की वजह से खान साहब अपने जलसों में खुलकर एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन कल खान साहब ने इंटरव्यू में ये तस्लीम किया कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और उन्होंने जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि सच में बोल नहीं सकता और झूठ में बोलना नहीं चाहता। तो दरअसल ये उस मुलाकात का इकरार था जो उन्होंने खुफिया तौर पे आर्मी चीफ से की। तो उनके लोग उनसे सवाल पूछने में हक में जानने में कि हाँ साहब, एक तरफ आप उन्हें मीर जाफ़र, मीर सादिक और इस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं और उनको चौकीदार जैसी तज़हीक यानी उनके ऊपर इस तरह की तनकीद करते हैं कि वो चौकीदार हैं और उनका काम चौकीदारी करना है, जैसे वो कोई बहुत ही यानी कमी कमीन किस्म के लोग हैं। अगर आप जर्नैल को जर्नैल नहीं कह सकते, करनैल को करनैल नहीं कह सकते, ये करनैल जनरल पंजाबी में होता है लेकिन कर्नल जनरल होता है, तो उनको अगर आप उनके प्रोटोकॉल, उनके जो अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी है, जो ओहदा दिया, उससे नहीं आप मुखातिब कर सकते, तो फिर लोग आपको इज़्ज़त क्यों देंगे? और क्या फिर आप इज़्ज़त के मुस्तहिक होंगे? आपके हवाले से भी लोग बहुत सी बातें कहेंगे और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मीडिया पे अभी नहीं की जा रही, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो मुआशरा है, जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर आप सोशल मीडिया जाके देखें तो हाँ सब के भी दर्जनों इल्काबात मौजूद हैं, लेकिन कोई जलसों में उन्हें इल्काबात से नहीं बुलाता, ना पुकारता है। लोग समझते हैं कि हाँ साहब एक सियासी लीडर है और उनकी बड़ी पॉलिटिकल फॉलोइंग है, तो लोगों को उसी तरह उन्हें ट्रीट करना चाहिए। लेकिन खान साहब जो है वो इन दिनों प्रेशर में भी हैं और एक प्रेशर तो उन पर ये कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है और वो हिचकिचा रहे हैं कॉल देते हुए, और कहने वाले कहते हैं कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देंगे, बस वो लोगों का खून और जोश गरमाने के लिए इस तरह छोटी मोटी एक्टिविटी करते रहेंगे और शायद एक आध रैली रूली भी निकालें, एहतजाज वगैरह करें, मुजाहरे वगैरह करें, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। तो लोगों का उनके बारे में बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट अब बनता जा रहा है कि खान साहब जो है वो दरअसल वो सिर्फ उनका एक पॉइंट एजेंडा है और वो उनका एजेंडा ये कि फ़ौज किसी तरह जो मौजूदा सेटअप है इसको फारग करे और खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लेकर आए। यानी दूसरे लफ्ज़ में कहा जाए, खान साहब चाहते हैं फ़ौज न्यूट्रल ना रहे और सियासत में वापस आए, और इसके लिए वो उनके पास जो लॉजिक है वो ये है कि ये करप्ट लोग थे, इनको हुकूमत में आने से फ़ौज ने नहीं रोका, तो इसलिए वो फ़ौज को कहते हैं जी कि वो उन्होंने ख़ुद को न्यूट्रल करके बहुत बड़ा जुल्म किया है
और अवाम जो है वो उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी अवाम को अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा करना, ये ख़ास साहब का इस वक्त लगता है कि प्राइम एजेंडा है। और अगर किसी को शक है तो उसको ये शक दूर कर लेना चाहिए, ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि ख़ास साहब जो असल लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई की वजह कोई मॉरल नहीं है, कोई आइनी नहीं है, कोई अखलाकी नहीं है। आइनी तौर पर भी फ़ौज से वो मुतालबा नहीं कर सकते और अखलाकी तौर पर भी फ़ौज से मुतालबा नहीं कर सकते। और जिनको वो चौकीदार कहते हैं, यही चौकीदार है जिन्होंने उनकी परवरिश करके उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। पिछले DGI से थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, वो इस बात का इकरार करते हैं कि हमने एक तीसरी कुव्वत को इमरान खान की सूरत में इमर्ज किया। तो फ़ौज ही आपको इक़्तिदार में लेकर आई, फ़ौज ही आपको सियासत में लेकर आई, और अब ये उन्हें ही पड़े हुए हैं, उन्हें ही बुरा भला कह रहे हैं। और ना सिर्फ उन्हें बुरा भला कह रहे हैं बल्कि फ़ौज को बाकायदा कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। तो अगर फ़ौज के अहदेदारों को कल लोग सरेआम चौकीदार चौकीदार कहकर बुलाएंगे तो फ़ौज की क्या इज़्ज़त रहेगी। तो इस पर जो है वो खासी नाराज़गी है, और मेरे ज़राए कहते हैं कि इसका खासा बुरा मनाया गया है, इसका नोटिस लिया गया है। बहुत से लोगों ने GHQ में शिकायतें भी की हैं, तो इस पर मुमकिन है कि ISPR की तरफ से भी कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए। लेकिन वो रिएक्शन जो इससे पहले भी ISPR देती रही है वो भी सिर्फ गम और गुस्से का इजहार है। प्रैक्टिकली इमरान खान साहब को कुछ नहीं कहा जा रहा, और उसकी वजह वही है जो मैंने शायद किसी व्लॉग में बताई थी कि फ़ौज का ख्याल ये कि वो इमरान खान साहब के साथ वो सलूक नहीं करना चाहते जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ और नवाज शरीफ के साथ हो चुका है। ये वो दो लीडर हैं पाकिस्तान की तारीख़ के जिनके साथ इंसाफ नहीं किया गया, और जिनको पॉपुलैरिटी से घबराकर उन्हें यानी उनकी किरदार कुशी की गई, और उनको ना सिर्फ एक को तो खैर फांसी भी लटका दिया, दूसरे को मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी जान बचाकर चले गए इस मुल्क से, और आज भी बाहर बैठे हुए हैं। इस किस्म के तजर्बात जो माजी में किए गए हैं, अब उनसे फ़ौज ने बहुत कुछ सीखा है और वो ये कदम नहीं उठाना चाहते। लेकिन ख़ान साहब की पूरी कोशिश है कि आ बैल मुझे मार। ख़ान साहब को ये भी पता है कि अगर हुकूमत ने उनको गिरफ़्तार कर भी लिया और जेल में डाल भी दिया तो वो ये नहीं चाहते कि इस एजाज़ को, इसका क्रेडिट हुकूमत ले। वो चाहते हैं कि वो ये तासर अपना कायम रखना चाहते हैं कि उन्हें फ़ौज ने गिरफ़्तार किया। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो वोट बैंक है या उसको जो बयानियाँ लेके चले हुए हैं उसको वो इन हैंड रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो हर 2-4 जलसों के बाद कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं, जबकि इससे पहले वो जनरल बाजवा को ऑफ़र कर चुके हैं कि वो चाहे तो अगले इलेक्शन तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते, और वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। तो इस तरह की भी उन्होंने बातें की हुई है। तो उनकी गुफ्तगू का कोई एक जगह पे उनका टिकना नहीं है। कभी वो कहते हैं साइफ़र गुम हो गया, और कभी वो कहते हैं जी साइफ़र तो वज़ारत ख़ारिजा में पड़ा हुआ। अब साइफ़र के हवाले से ख़ास अब कुछ भी कहे उनके लोग उनको मान लेंगे। जिन लोगों ने 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, 100 दिन में लहदा सूबा, 100 दिन में करप्शन का खात्मा, 350 डैम और बाहर से $200 अरब का आना, तो ये सब कुछ उन्होंने मान लिया। तो उनके लिए फिर सफारती तौर पर भेजे गए एक साइफ़र को, एक ट्रांसक्रिप्ट को अमेरिकी साजिश समझ लेना कौन सा मुश्किल काम है, और फिर उसका चोरी हो जाना कौन सा मुश्किल काम है। हाँ, सब के लिए तो कुछ नहीं किया, और जो कॉपी उन्हें आई थी वो चोरी हो। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो डॉक्यूमेंट आता है उसकी जिम्मेदारी होती है प्राइम मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर के जो स्टाफ होता है कि उसको प्रोटेक्ट करें। ये सारी कॉपियाँ टेस्टेड होती हैं। तो सबको पता है कि वो जो मरासला पड़ा हुआ, अब वो मरासला है या ख़त। ख़ान साहब ने दावा किया था कि ख़त भेजा है, अमेरिका ने एक धमकी या मेज़ ख़त भेजा है। तो ये उनकी बात दुरुस्त नहीं थी, आज भी दुरुस्त नहीं है। आज भी वो ख़त नहीं साबित हुआ और अमेरिका ने नहीं भेजा, वो पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर ने भेजा था। वो सफ़ीर असद मजीद थे जिन्होंने अमेरिका से रवानगी से कबल अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी के साथ उनको बुलाया एक दावत में, और उनसे शिकवा किया कि मैं जब तक अमेरिका में सफ़ीर रहा हूँ तो मेरे प्राइम मिनिस्टर की आपने जो बाइडन से मुलाकात नहीं कराई, वो उनसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं वो नहीं कराया, तो मैं तो खाली याद और बे नीलो मुराम जा रहा। तो उसका जवाब जो डेविड लू ने दिया था वो ये दिया था कि इमरान खान साहब के साथ जो है ना वो ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, ये जब चले जाएंगे तो कोई और हुकूमत आएगी तो
फिर पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। जब तक खान साहब है उस वक्त तक माफ़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि खान साहब जो है वो तो जो बाइडेन को हमायत करते थे। तो इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी जिसको तहरीरन पाकिस्तान के सफ़ीर ने लिखा, उसे ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, और वो लिखा हुआ जो भेजा उसे साइफर कहते हैं, केबल कहते हैं। ये मौजूद था। चूँकि खान साहब की क्रेडिबिलिटी नहीं थी, तो जब इन्होंने वो कागज़ ले रहा तो लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। अगर खान साहब की क्रेडिबिलिटी होती तो लोग मान जाते। खान साहब की क्रेडिबिलिटी का आलम देखे ना। तो अब जिस शख्स में जुर्रत ही नहीं है सच बोलने की, वो क्या सच बोलेगा। अब वो कहते हैं जी चौकीदार को अवाम माफ़ नहीं करेगी क्योंकि इन्होंने करप्ट लोगों को बैठाया। तो चौकीदार का नाम लो ना, नाम भी नहीं लेते। अमेरिका ने साजिश की तो नाम नहीं लेते। वो अमेरिका का मुंह से निकल गया तो नाम ले लिया, वरना खान साहब ने कहा नाम लिया। दूसरी हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जाती है तो उनको रोक दिया जाता है। खान साहब ने कितनी वायलेशन की है। दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई, वो उड़ा दी गई। तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज हुआ, वो उड़ा दिया गया। इसके अलावा खान साहब ने कई बार आइन और कानून तोड़ा। जब तहरीक एतमाद आई थी तो उस वक्त आइन से बगावत का मुकदमा था। तो बेशुमार उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन उनको इस हवाले से कोई सज़ा आज तक नहीं दी गई, सिवाय इसके कि उनको इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया है। और कहने वाले कहते हैं कि इससे बड़ी सज़ा उनके लिए नहीं है कि जब से वो इक़्तिदार से निकाले गए हैं उनका कोई दिन ऐसा नहीं जब वो किसी कोई जलसा ना कर रहे हो, या कहीं कोई एहतजाज ना कर रहे हो, या कहीं कोई मुजाहरा ना कर रहे हो, या कहीं कोई इंटरव्यू ना दे रहे हो। तो जब से वो खान साहब असल नौकरी तो उनकी वज़ारत उज़्मा से निकालने के बाद शुरू हुई है। वज़ारत उज़्मा में तो खान साहब पूरे दिन में 2 घंटे के लिए दफ्तर आया करते थे और दिन में एक ही काम किया करते थे। अब वो बाकायदगी से काम कर रहे हैं और बाकायदगी से जलसे कर रहे हैं कि उनको किस तरह हुकूमत वापस मिल जाए। ज़रा ये कहते हैं कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है ना, वो पिछले कुछ दिनों से गिरा है। और अब अगर आप ट्विटर पे भी जाएं, उनके सोशल मीडिया पे भी जाएं, तो वो कहीं उनके जो 10-10 लाख किसी हैशटैग के ऊपर जो ट्वीट होते थे, अब वो 1-1.5 लाख से ऊपर नहीं जाते। तो ये बड़ी नुमायाँ तब्दीली है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों में उनकी जो फॉलोइंग है वो कम हुई है, और लाइकिंग भी कम हुई है। जलसे भी उनके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे। आज़ाद कश्मीर और पेशावर का जलसा भी अच्छा नहीं किया। कल जो उन्होंने टेक्सला में जलसा किया वो भी कोशिश करके उसको बड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी लोगों की ज़्यादा तादाद नहीं थी। वो एक लाइटिंग का कमाल था जो कि नज़र आया। लेकिन जलसे में खान साहब का जलसा वैसे नहीं हो रहे जलसे जैसे उनके फौरी तौर पर होने शुरू हो गए थे। तो इससे लगता यूँ है कि वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी थक रहे हैं। और खान साहब तो खैर एथलीट है और वो अभी उनमें हिम्मत है और वो मज़ीद कई जलसे कर सकते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर वो ऑक्यूपाई हो गए हैं। और इस तरह ऑक्यूपाई हुए हैं कि सुबह वो कुछ बात करते हैं, शाम को कुछ बात करते हैं, और अगले दिन उनकी बात कुछ और होती है। टेक्सला के जलसे में उन्होंने शुरू में कहा जी मुझे गिरफ़्तार करना तो कर लें, और जलसे के आखिर में कहते हैं कि हिम्मत है तो गिरफ़्तार करके दिखाओ। तो इस तरह की बातें बताती है कि वो किस तरह ज़हनी तौर पे कंफ्यूज है। तो देखते हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है और क्या खान साहब अगले 7 से 8 दिन में कॉल देते हैं कि नहीं देते। लेकिन उससे पहले इस बात का इम्कान है कि उन्हें एक बार फिर शटअप कॉल दे दी जाएगी, क्योंकि जो कल उन्होंने तकरीर कर दी है वो तो खासी सख्त है। उस पर तो मुझे लगता है कि उनको शायद उनके खिलाफ कुछ ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आए। तो अब तक इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।